नमस्ते। मैं दीप्ति दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ अनुभूति योगा टॉक्स पे। जैसे कि आपने पिछले 2 एपिसोड देखे होंगे जिसपे हमने योगा कैसे आम इंसानों के लाइफस्टाइल पर इफेक्ट करता है और स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रखता है। लेकिन आज हम कवर करेंगे मोस्टली वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो आज हमारे साथ है स्वप्निल जावकर सर, जो हमें योगा टिप्स बताएंगे जो बेनिफिशियल होगा वुमेन्स के लिए। सर, जैसे आजकल वुमेन्स को काफ़ी हेल्थ इशू से फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। तो आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है योगा उनको कैसे बेनिफिट कर सकता है? एक्चुअली क्या है, अभी की जो लेडीज़ है, वुमेन्स है, उनको ना कि ओनली उनका किचन संभालना पड़ता है, बल्कि उनको अभी फाइनेंशियल लेवल पे भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ऑफिस लेवल पे भी उनको काम करना पड़ता है और उनकी कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे पेरेंट्स है, कोई और डिपेंडेंट है, तो उनको भी उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों में दे आर फिजिकली एग्जॉस्ट तो होती है, वैसे मेंटली भी ड्रेन आउट होती है। तो ये सब चीज़ों में हमें योगा एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह काम करता है। जैसे योगा आप आसना की वजह से फिजिकल लेवल पे आप मेंटल रहती है, प्राणायाम और मेडिटेशन से आप मेंटल और इमोशनल लेवल पे भी आप फिट रहती है। तो आप कोई भी चीज़ लो, उसमें आप बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर आप डेली योगा प्रैक्टिस करती है, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ योर डेली प्रैक्टिस, इट हेल्प यू टू विन इन ऑन ऑल द फोरम्स। हमें हर एक चीज़ों पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। सर, जैसे कि मेंटल और फिजिकल के साथ ही साथ सर वुमेन्स को हर मंथ पीरियड्स के प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है योगा उस टाइम पे करना बेस्ट होगा, या कौन सा योगा टिप्स आप दोगे जो आप पीरियड्स के टाइम हम वुमेन्स को फेस करने में इजी पड़ेगा? एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि पहले के ज़माने में वुमेन्स को ओनली किचन और घर गृहस्थी देखनी पड़ती थी, लेकिन अभी वो हर एक फोरम्स में काम कर रही है। जैसे ऑफिस में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे वुमेन्स है, उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, वो खुद को भूल जाती है। सो दैट पीरियड प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ अदर वुमन रिलेटेड प्रॉब्लम, इट इज़ अ कम्प्लीटली लाइफस्टाइल डिसीज। ये सब करते समय अपने आप को, अपने आप पे ध्यान नहीं देना, मतलब फॉर एग्जांपल इन प्रॉपर स्लीप, मतलब बराबर नींद नहीं लेना, खाना जो जंक फूड है, आउटसाइड फूड है। बहुत सारी वुमेन्स क्या होता है, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग क्या करते हैं, इजीली जोमेटो स्विगी पे जाते हैं और रात का खाना खाओ और तुरंत सो जाओ, या मोबाइल देखना या कोई भी चीज़ हो, तो उसमें हम अपने आप को ध्यान देना भूल जाते हैं। और उसकी वजह से दैट मंथली साइकिल प्रॉब्लम, मतलब जल्दी आना या लेट आना या स्किप होना, ये इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो आप तभी अलर्ट हो जाएंगी और प्रॉपरली गाइडेंस लेके योगा करना शुरू कर देंगी। तो आपको, मतलब इसमें जैसे ये लाइफस्टाइल इशू है, वैसे ही हम योगा के माध्यम से इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो नेचर, देखो नेचर आपको हर एक चीज़ का इंडिकेशन देगा, एक पैटर्न तैयार करेगा कि मैं किधर तो गलत जा रही हूँ। तो उसको वापस रूट पे, लाइन पे लाने के लिए हमें योगा का सहारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा है। लेकिन सर, जो पीरियड्स के टाइम जो पेन होता है स्टमक में और क्रैम्प्स आते हैं और लेग्स और थाइस में भी सब पेन होता है, तो उसको कवर करने कोई योगा टिप्स है जो हेल्पफुल हो सकता है? योगा में बहुत सारे आसन है, बहुत सारे प्राणायाम है, जो हम उस चीज़ों में हेल्प करते हैं रिवर्स करने के लिए। अभी आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम्स आते कैसे हैं। अभी जब लेडीज एक 8-10 घंटा ऑफिस में बैठ के काम कर रही है, खड़ा रह के खाना बना रही है, तो इसकी वजह से उनकी लोअर बॉडी में हेवीनेस आ जाता है। और क्या होता है, पेल्विक रीजन जो है हमारा, पेल्विक रीजन में जो स्टिफनेस आती है, वहाँ के मसल्स में स्टिफनेस आती है, उसकी वजह से आगे जाके आपको पीसीओडी, पीसीओएस ये इशू होते हैं। और ऊपर से स्ट्रेस तो है ही,
स्ट्रेस से आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है और ये सब इशू कल्टीवेट होना शुरू कर देते हैं। तो आप उसको, अगर आपको नॉर्मली आप अगर योगा में बहुत सारे आसन है, जैसे बद्धकोणासन है, मलासन है, या कोई भी कीगल एक्सरसाइज है जो आपके पेल्विक रीजन को मोमेंट दे सकती है, वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकती है, उधर के मसल्स की स्टिफनेस कम कर सकती है, वो आपको ये सब चीज़ों में हेल्प करेगी कि पीसीओडी पीसीओएस में आपको थोड़ा रिलीफ मिले। और ऊपर से आप एड ऑन करोगे तो प्राणायाम है, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, ये सब चीज़ें आपको काम डाउन करने में मदद करती है, स्ट्रेस लेवल कम करने में मदद करती है। जैसे सर अभी आपने पीसीओएस की बात की, उस पर ही बात करते हैं। तो सर आपने ब्रीदिंग पैटर्न की बात की, तो सर उसके लिए अगर हमें समझो पीसीओएस है किसी लेडीज को, तो उसको कितने मिनट तक ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करना चाहिए? और मोस्टली सभी वर्किंग हवर्स में है, उसको पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कैसे उसको रिलैक्सेशन आने के लिए तो कैसे ब्रीदिंग पैटर्न को यूज करें? गुड, नाइस क्वेश्चन। अभी भी आप देख सकते हो, मेरे अपने ऑडियंस भी देख रहे हैं, अभी आप एक मिनट का आप एक्सरसाइज कर सकते हो। देखिए, आप आपके लेफ्ट हैंड को अपने एब्डोमेन पे रखिए, राइट हैंड को अपने चेस्ट पे देखिए कर रखिए, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए आप थोड़ा, हाँ, और आंखें बंद कर लीजिए और देखिए आपकी सांसें कैसे चल रही है। लंग्स नहीं, आप थोड़ा देखिए, मैं आपको बोलूंगा जब भी आप खाले आप आंखें खोल सकती है। देखिए आपका, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नेचुरल ब्रीदिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी पेट की मूवमेंट ज्यादा हो रही है कि छाती की मूवमेंट, वो आप मेरे को बताइए अपने हाथों से उसका फील लेके। ये लंग्स की ज्यादा हो रहा है। Absolutely. So that is a issue of all the physical issues. तो देखो कैसा है, आपने अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने जस्ट बॉर्न बेबी को देखा है जो 2-3 महीने का है और वो अपने पालने में रहता है, सोया रहता है, तभी आपने उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखा है। देखो, आप उसको अगर देखोगे तो उसका पेट ज्यादा हिलता है सांस लेते समय। तो देखो कैसा है, नेचर ने हमें परफेक्ट बना के धरती पे भेजा रहता है, लेकिन हम अपनी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत सोच की वजह से अनअवेयरली हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करते हैं। देखो, जब भी आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तो आपकी पेट की मूवमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि आपकी छाती की मूवमेंट। क्या रहता है, देखो यहाँ पे अपने जो लंग्स है वो 3 हिस्सों में, 3 लेयर्स में डिवाइड हो चुके हैं, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। तो क्या होता है, जब हम चेस्ट ज़्यादा मूव कर रहे हैं, मतलब अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग में अगर छाती ऊपर नीचे ज़्यादा हो रही है तो हम लोग अपना मिडल लोब ही यूज कर रहे हैं। अगर आपका पेट मूव हो रहा है अलॉन्ग विथ योर चेस्ट, तो आप लोअर लोब भी यूटिलाइज करें, मतलब व्हाट, कि हम लोग अपनी लंग्स की यूटिलाइजेशन ज़्यादा करें, ताकि हम अपने लंग्स में ऑक्सीजन अच्छी तरह से भर रहे, वही ऑक्सीजन हमें अपना ब्लड प्यूरिफाई करने में यूज हो रहा है। तो ये जो हैपेजाइड ब्रीदिंग है और रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न है, उससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अगर ऑक्सीजन ही मेन है जो खून को प्यूरिफाई कर रहा है, अगर उसको खून में अगर ऑक्सीजन ही कम कम रहेगा तो ये सब डिसीज, मतलब फॉर एग्जांपल आप जो बोल रहे हैं पीसीओडी, पीसीओएस और अनेक अनेक ऐसे इश्यूज है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जितना डीप ब्रीदिंग करोगे, जितना एब्डोमिनल ब्रीदिंग करोगी, ध्यान से ब्रीदिंग करोगी, अवेयरली ब्रीदिंग करोगी, उतने आपके इशू कम होते जाएंगे और आपका मन भी शांत होगा। जैसे देखा, बोला गया है योगा में कि अपने सांसों का अपने मन से डायरेक्टली कनेक्शन, जितनी आप सांसें रिदमिकली और शांत भाव से लेगी, उतना ही आपका मन शांत होने में मदद होगा। ओके, उस जैसे भी वुमेन्स का एक स्टेज होता है, जैसे टीनेजर हुआ, यंग हुई, फिर एक होता है प्रेगनेंसी का टाइम होता है। आजकल के डॉक्टर सब वुमेन्स को प्रेगनेंसी में भी सब प्रॉब्लम होता है, मोस्टली उसका कारण पीरियड्स होता है, तो मेंटल इश्यूज या तो फिजिकल होता है। तो सर योगा क्या बेनिफिट कर सकता है प्रेगनेंसी के टाइम वुमेन्स को, जो उनको डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अभी आजकल के टाइम पे सर ऑपरेशन पे ही सारे डॉक्टर्स जाते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए योगा कितना बेनिफिट दे सकता है? देखो प्रेगनेंसी के टाइम
योगा, उसे प्रीनेटल योगा कहा हाँ। गया है। तो वो टाइम पे वो एक तो उस वुमन की हेल्थ बहुत नाजुक रहती है, और हम क्या करते हैं, उसको और आराम देने की कोशिश करते हैं, बट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। देखो कैसा है, अगर आप उस पीरियड में कुछ बॉडी को मूवमेंट करेंगे, माइंडफुली मूवमेंट करेंगे, जैसे प्रीनेटल योगा में बहुत सारे आसनास है, बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स है, उससे आप आपके बॉडी को थोड़ा मूव करेंगे। क्योंकि देखो वो प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, नॉर्मली अब वुमेन्स पेरेंट्स के घर रहती है, तो उसके बहुत सारे लाड़ प्यार होते रहते हैं, उसको जो चाहिए खाना ले लो और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करो। लेकिन ये जो रेस्ट है उससे क्या होता है, जो मसल्स है वो और स्टिफ होना शुरू हो जाता है। देखो तो वो उसको हमें अगर 40 से 45 मिनट का अगर हम योगा करते हैं, कुछ मोमेंट्स करते हैं, कुछ आसना, स्पेसिफिक आसना करते हैं, स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, उससे हमारी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ होने में मदद होती है। जैसे आप बोले कि नेशनल प्रेगनेंसी इंस्टेड ऑफ सीजरिंग और एंड ऑल। ओके, तो क्या है कि ये सब चीजों में हमें प्रॉपरली गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसा रहता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, ये करते हैं, तो उसका अगर हम फॉलो करके देख करने जाएंगे और कुछ भी मिस्टेक होती है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। तो प्रॉपर आप गाइडेंस लो, प्रॉपर एक्सपर्ट टीचर से आप प्रीनेटल योगा सीखो और उसका प्रैक्टिस करो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट सर जैसे स्टार्टिंग के कहते हैं ना 1 से 3 से 4 महीना रेस्ट करना होता है, बहुत सारी लेडीज को तो बाहर भी बेड से उतरने नहीं देते। Yes. तो फिर उसका क्या करने तो को फिर? वो टाइम पे एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जब गर्भधारणा होती है तब फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स उसको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाता है। बाद में हम बहुत सारे योगा और प्रीनेटल योगा पे जा सकते हैं, लेकिन वो टाइम पे अगर आप प्राणायाम करती है, नॉर्मल जो ब्रीदिंग का एक्सरसाइज है वो करती है, तो उससे आपका मन शांत होने में मदद होता है। देखो ये सब पीरियड में 9 महीने के पीरियड में जितना आपका मन शांत रहेगा, उतना ही होने वाले बच्चे पे उसका असर पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब जो है उसको हम अभी आयुर्वेदा में गर्भ संस्कार कहते हैं। जो गर्भ संस्कार में जो है, जो होने वाले गर्भ पे ऊपर जो संस्कार होने हैं, वो पहले माँ अपने मन पे कर ले ताकि वो होने वाले बच्चे पे उसका असर हो। जैसे प्रेगनेंसी के बाद भी जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद भी काफ़ी इश्यूज गर्ल्स को होती है, चाहे वो पीरियड्स रिलेटेड हो, हार्मोन्स रिलेटेड हो या मोनोपॉज हो। तो उस पर बहुत सारा सब मूड स्विंग्स होते हैं, फिर डिसबैलेंस होता है अबाउट कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल। तो उस पर आपको क्या लगता है, योगा कैसे उनको हेल्पफुल दे सकता है? देखो आफ्टर प्रेगनेंसी पहला इशू होता है कि उनकी पेट की स्किन लूज पड़ जाती है। तो अगर आप उसमें जिम या योगा या कुछ आसनास है, स्पेसिफिक आसना, उसको आप फॉलो करेंगे तो वो जो पेट की स्किन है वो लूज हुई है, वो वापस टाइट होने में और उसके रिंकल्स कम होने में बहुत मदद होती है। बाद में आप प्राणायाम, कुछ प्राणायाम से उससे आपका जो 9 महीने में जो मेंटली जो स्ट्रेस रहता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम वो पिक पे जाता है, जब डिलीवरी होती है तब शी इज गोइंग विथ सो मच लेबरियस पेन। सो वो सब चीज़ों से बाहर आने के लिए आपको प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आसना और प्राणायाम और कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स है, उससे हम आफ्टर प्रेगनेंसी खुद को रिकवर कर सकते हैं, अपने हेल्थ को रिकवर कर सकते हैं। और आपने जो पूछा कि मोनोपोज का जो इशू है, वो मोनोपोज का इशू 45 से 55 एज के बीच में आता है। वो डिपेंड ऑन दैट वुमन्स हेल्थ। तो वो टाइम पे क्या होता है, हम नेचर अपने मासिक धर्म को धीरे धीरे कम करता है। तो उस टाइम जैसे आप टीन एज में रहते हो, 13 to 17 एज में, तभी आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वैसे ही 45 to 55 एज में वो लेडीज के मन में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, शरीर में बदलाव होते रहते हैं, मन में बदलाव होते हैं। तो उससे मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, और क्या रहता है उस टाइम अपनी फैमिली ऑलरेडी एक सैचुरेटेड लेवल पे आती रहती है, कि बच्चे बड़े हो गए होते हैं, अपनी शादी को भी 20-25 साल हो गए होते हैं। तो ये सब चीजों में
वो लेडीज के ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यू होने के संभावना रहती है। मतलब चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, हाइपर टेंशन, टेम्पर्ड, तुरंत चिड़चिड़ापन करना। तो ये सब चीजों में आपको ब्रीदिंग, प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सब चीजों में प्राणायाम का सहारा लेती है तो आपको ये फेज में खुद को कंट्रोल करने में, खुद को स्टेबल करने में बहुत मदद होती है। सर आपने प्राणायाम बोला सर, तो कोई स्पेसिफिक मिनट्स के लिए करना बेस्ट होता है या 1-2 मिनट भी करे तो शांति मिलती है ब्रेन को, ऐसा है कि 5 या 10 मिनट ही करना चाहिए? नहीं, देखो कैसा है, प्राणायाम में बहुत सारे वेरिएशंस है। जैसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति क्रिया है, बाद में चंद्र अनुलोम विलोम, सूर्य अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग है। तो आप क्या कर सकती है, देखो कोई भी एक टेक्निक लो, फॉर एग्जांपल नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के 9 आवर्तन आप कर सकती है, 9 के 2 सेट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता देता हूँ कि हम कैसे अपने प्राणायाम के अभ्यास को वो दिन के लिए कर सकते हैं। तो देखो, आपने नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में एक नोस्ट्रिल से ब्रीथ लिया, लेफ्ट से ब्रीथ लिया, राइट से सांस छोड़ी, राइट से सांस ली और लेफ्ट से सांस छोड़ी, मतलब दिस इज 1 साइकिल। अभी ऐसे आप 9 साइकिल करो, 9 के 2 सेट करो, इट इज 18 मोर देन सफिशिएंट। तो उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट तो लगते ही है। तो वो टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये 10 से 15 मिनट का ये 2 सेट करो। नेक्स्ट डे कुछ अलग वेरिएशन करो, फॉर एग्जांपल चंद्र अनुलोम विलोम, सूर्य अनुलोम विलोम या कोई भी एक, और उसको, या डीप ब्रीदिंग, तो उसको आप 9 बार रिपीट करो और प्राणायाम का अभ्यास उतने देर तक आपके बॉडी को सफिशिएंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप ये रेगुलर करो, आपको बेनिफिट मिलना 100% श्योर है। ओके सर, मोस्टली वुमेन्स फेस करते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स को, जो उनको डेली भी होता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है फैमिली, तो उनको इमोशनली बहुत सपोर्टिव नहीं मिलता, फैमिली से भी हो गया कि इधर से। तो जो आपने प्राणायाम बताया सर, तो वो हेल्प कर सकता है उनको? एब्सोल्युटली हेल्प कर सकता है। देखो कैसा रहता है, देखो मेरा हमेशा वुमेन्स को एक कहना होता है, जो मेरे पास आती है, मेरे पास सीखने आती है, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ, देखो आपका दिन अगर 7 बजे चालू हो रहा है, आप डेली 7 बजे उठ रहे हो, आपका ऑफिस की तैयारी, खाने की तैयारी, आपके बच्चों की तैयारी 7 बजे से आप शुरू कर रहे हो, तो आप हाफ एन आवर पहले उठो, 6:30 को उठो, 6:30 to 7 खुद के लिए स्पेंड करो और बाद में 7 बजे से अपने काम में जुट जाओ। देखो हाफ एन आवर का डेली योगा आपके पूरे दिन की एनर्जी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। ये सब चीजें प्रूवन है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च है कि अगर स्त्री उस घर की खुद को फिट कर रही है, खुद को फिट रख रही है, तो पूरा घर फिट होता है, क्योंकि स्त्री ही उस घर की नींव है, रूट है। अगर वो फिट रहने की कोशिश करे तो हर एक बंदा सोचेगा कि मैं क्यों नहीं। ऐसा तो सर, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल किसी को स्टार्ट करना है योगा, चाहे वो टीनेजर हो या वुमेन्स, जैसे 2021 में, तो आपको कौन सा योगा फिट होगा स्टार्टिंग के लिए, जो उनको करना स्टार्ट करना चाहिए? देखो, आप अगर वर्किंग वुमन है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कम से कम 20 मिनट्स, तो मैं तो 20 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट्स आपको योगा करना ही। अगर आप 20 मिनट्स खुद को नहीं दे रही है तो आपका, मैं बोलता हूँ, जीवन व्यर्थ है। देखो, क्योंकि आप अगर फिट रहोगी तो आपका घर फिट रहेगा, आपका ऑफिस फिट रहेगा, आपका प्रोफेशन फिट रहेगा, आपकी डिपेंडेंट लोग जो है, आपके पेरेंट्स रहेंगे, आपके कोई भी है चाहने वाले, तो वो फिट रहेंगे। तो आप 20 मिनट्स तो दिन में खुद के लिए निकालना ही पड़ता है। अभी आप 20 मिनट्स को कैसे डिवाइड करेंगी, तो 20 मिनट्स में से 5 मिनट आप स्ट्रेचिंग करेगी, 10 मिनट्स योगा में, उसमें आसना, सूर्य नमस्कार, एक हाथ आसना करेगी, बाद में 5 मिनट्स का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंपल जो बोला है, नाड़ी शुद्धि, चंद्रानु, कोई भी करो, एक 5 मिनट इसके ऊपर दे दो, तो 20 मिनट्स का पैकेज आपको पूरे दिन पे उसका असर रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल सर, सुबह सुबह टाइम नहीं मिला तो क्या योगा सुबह ही कर सकते हैं या रात को भी सोने से पहले भी कर सकते हैं ना? यस, आप ये सुबह क्यों कहा गया है, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश फ्रेश रहता होता है। है, हाँ। आप इसको शाम को भी कर सकती है, रात को भी कर सकती है, लेकिन खाने में और योगा में 2 घंटे का गैप होना चाहिए, 2 से 2.5 घंटे का। मतलब आप खाने के पहले योगा कर सकती है, उसके बाद एक आधे घंटे में खाना खा सकती है। लेकिन अगर आप खाना खा के कर रही है तो उसमें 2 घंटे का 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। अब सर जैसे कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस में हमने देखा है, कोई कोई कहता है कि रात के खाने के बाद वॉक नहीं करना चाहिए, वॉक सुबह ही अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ है कि खाने के बाद वॉक नहीं करना चाहिए, बस सुबह ही वॉक कर सकते हैं? देखो, खाने के बाद वॉक करना, उसमें बहुत सारे डिबेट्स है। हाँ। लेकिन कहा गया है कि खाने के बाद, मतलब आयुर्वेदा में बताया गया कि 100 कदम चलो। हाँ, खाने के बाद। हाँ, हाँ। तो 100 कदम चलो मीन्स 100 कदम ही चलो। ओके। आप खाने के बाद एक्सरसाइज के लिए नहीं कर रही है। हाँ। जो खाना मैंने खाया है उसको हजम करने के लिए या उसको प्रॉपरली सेटल डाउन करने के लिए मैं वॉक कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है खाना खाने के बाद फास्ट वॉकिंग करते हैं। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। खाना खाने के बाद आप कैजुअल वॉक करो, थोड़े अपने फैमिली मेंबर से गप्पे मारते समय, दोस्तों के साथ बात करते समय, मोबाइल पे बात करते समय वॉक लो, लेकिन वैसे कैजुअल वॉक, सिंपल स्लो वॉक, वो इम्पोर्टेंट है खाना खाने के बाद, वो भी 100 स्टेप्स बस। इट इज नॉट अ एक्सरसाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि हम अपने खाने को सेटल करने के लिए, क्योंकि बाद में आप नींद लेते हो तो उसमें आप मतलब वर्टिकल से आप पैरेलल हो जाते हो, तो उसमें दिक्कत ना है, इसके लिए आप वॉक ले रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो सर अभी आज के बिजी शेड्यूल में अगर वुमेन्स के लिए बेस्ट लाइफस्टाइल जो आप प्रेफर करना चाहो कि मॉर्निंग इतना उठो तो पहले ये इतना करो, फिर ये करो, फिर आफ्टरनून में, तो आपके हिसाब से क्या है कि बेस्ट लाइफस्टाइल वुमेन्स को फॉलो करना चाहिए? गुड, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वुमेन्स के लिए या मैं बोल रहा हूँ हर एक बंदे के लिए जो हर एक फोरम में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल ऐसा है कि अगर आप 6 बजे उठ रहे हो और रात को 11 बजे सो रहे हो, तो आपका दिनचर्या, आयुर्वेदा में उसे दिनचर्या कहा गया है। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए कि बाबा सुबह उठो, थोड़ा बैठो, एक 2-4 डीप्स ब्रीदिंग करो और 1 ग्लास या 2 ग्लास वार्म वाटर ले लो सुबह उठ के। सुबह उठ के। हाँ। अभी सुबह उठ के आप, हमारे मतलब मराठी में कहा गया है कि अनायसे पोटी मीन विदाउट ब्रश। लेकिन विदाउट ब्रश किसको एप्लीकेबल होता है? जो अगले दिन रात को ब्रश करके सोता है, वो सुबह विदाउट ब्रशिंग पानी पी सकता है। बिकॉज आपके मुंह में जो सलाइवा बनती है मॉर्निंग में, वो सलाइवा एक मेडिसिन का काम करती है। आप अगर वो पानी वार्म वाटर अगर आप पीते हो विदाउट ब्रशिंग, तो वो वापस आपके पेट में जाती है और आपको मेडिसिन का बेनिफिट देती है। लेकिन वही मैं बोला, क्या होता है, मैं ऐसे बोलता हूँ तो लोग विदाउट ब्रशिंग शुरू कर, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन ऐसा है कि पिछले रात आपने ब्रशिंग करके सोए हो, तो जो जर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, जो बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, दैट इज यूजफुल फॉर यूर बॉडी। ओके, बाद में आप थोड़ा सा पानी पियो, थोड़ा वॉकिंग को जाना है वॉकिंग को जाओ, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा ब्रीदिंग करो, 25 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट्स आपके हिसाब से, आपके टाइम के अवेलेबिलिटी के हिसाब से। बाद में आप कोई भी एक फ्रूट खाओ पहले, क्योंकि देखो डायरेक्टली आप चाय पीना शुरू करोगे, कॉफी पीना शुरू करोगे या कोई ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट करोगे, वो करने से पहले कहा गया है कि एक सॉफ्ट, मतलब कैसा रहता है, फ्रूट जो रहता है, फ्रूट में शुगर रहता है, वो नेचुरल शुगर रहता है, वो आपको हेल्दी बना देता है और ऊपर से फ्रूट इजीली डाइजेस्ट भी होता है। और उसके बाद आप आधे घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके आपके डेली रूटीन को लग सकती है। ओके, और जैसे ही आप शाम को आते हो, ऑफिस से आते हो, थक के आते हो, तो तुरंत आप काम पे लग जाते हो, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। क्या होता है, देखो आप आ गए 6, 6:30 बजे या 7 बजे आप ऑफिस से आते हो, थोड़ा सा आप योग निद्रा कर सकते हो, थोड़ा शवासन कर सकते हो, थोड़ा
आप कंप्लीटली रेस्ट आपके बेड के ऊपर घुटनों को फोल्ड करके आराम से बैक को रेस्ट दे सकते हो। एक 10 मिनट आप नींद ले सकते हो और बाद में आप उसके बाद काम शुरू करो। और रात को जितना जल्दी हो सके खाना खाओ, थोड़ा वॉक करो और आराम से सो जाओ। अभी मैं इसमें थोड़ा और ऐड करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती, वो मोबाइल में देखते रहते हैं, ये करते रहते हैं, उनका टाइम पास चलता है, बाद में 12-1 बजे सो जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप अगर 11 बजे का आपका टाइम है तो 11 बजे आप सोने के पहले कुछ किताब पढ़ो, जिससे आपको नींद आने में मदद होती है। या अगर आपको किताब नहीं पढ़नी है तो आप बस 9 बार ओंकार का उच्चारण करो और बेड में जाओ। धीरे धीरे आपका स्लीपिंग पैटर्न डेवलप होने शुरू कर जाएगा। सर आज के टाइम पे सर योगा से ग्लो आता है फेस पे, ऐसा सुनने को मिला है कि ये सच है या सिर्फ मिथ है वो? ये एब्सोल्युटली सच है, क्योंकि योगा आपको प्यूरिफाई करने में मदद करता है। जैसे योगा में बहुत सारी शुद्धि क्रियाएं हैं जो आपके शरीर के टॉक्सिन्स कम करने में मदद करती है। जैसे योगा में षट क्रिया कहा दिया गया है, कपालभाति, नस्य, जलनेति, वमन, धौती, ऐसे जो 6 क्रियाएं हैं, वो 6 क्रियाएं आपको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। उसमें से मैं अगर बोलूँ तो कपालभाति क्रिया जो है, कपालभाति ये आप कोई भी सिटिंग पोजीशन में करने वाली क्रिया है जो आप बोली फेस पे ग्लो करने में मदद करती है। क्योंकि कपालभाति में आपकी ब्रीदिंग में जो टॉक्सिन्स है, लंग्स में जो टॉक्सिन्स है, वो बाहर फेंकने में मदद होती है। बैक्टीरियाज है, वाटर पार्टिकल्स है, वो आप एक्टिव एक्सलेशन में बाहर फेंकती है। तो जैसे ऐसे कहा गया है अपने योगा के बुक में कि इसकी आप डेली अगर प्रैक्टिस करती हो कपालभाति क्रिया की, तो आपके चेहरे में ग्लो आती है। जो पहले के ऋषि मुनियों के हम कहते हैं ना ओरा, तो इट इज लाइक अ ओरा। सो लेकिन उसमें एक और मैं नोट ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन कपालभाति हर एक को सूटेबल नहीं रहता। देखो, जिनको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, और जो प्रेगनेंसी में है, जिनकी मंथली साइकिल चल रही है, दे आर नॉट देयर इज, उसमें हम कपालभाति क्रिया रिकमेंड नहीं करते। ओके। अब सर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं वुमेन्स के, तो क्या आप बता सकते हो किस स्टेजेस पे कौन सा योगा हमें स्टार्ट करना चाहिए? जैसे टीनेजर हुआ उस टाइम पे, फिर एक 25 के बाद, 40 के बाद कौन से हमें योगा आसन एक्सेप्ट करने चाहिए करने के लिए? ओके, टीनेजर, अच्छा क्वेश्चन है वो। टीनेजर, यंग एज और मतलब मैच्योरिटी के बाद, ऐसे हम 3 फेज में अगर वुमेन्स को डिवाइड करेंगे तो टीनेजर में क्या रहता है, देखो आजकल पोस्चर का इशू रहता है। तो आप जब भी योगा टीनेज में चालू करते हैं तो आपको पोस्चर के ऊपर ध्यान देना है। जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, या बहुत सारे सूर्य नमस्कार है। तो ये सब चीजों में आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है टीनेज में, और आपका पोस्चर करेक्ट होने में मदद करता है। तो आप इसमें अगर जिम कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो गुड। बाद में कुछ ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपको एक्टिवेट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, वो आपको एनर्जी लाती है। तो आप जब टीनेजर या यंग एज में हैं तब ये सब चीजें आप कर सकते हैं। जब आप यंग एज में जाती है, फॉर एग्जांपल मैरिज एंड प्रेगनेंसी, तो वो टाइम पे आपको कुछ आसना जैसे बद्धकोणासन है, मलासन है, या सेतु बंधासन है, वो चीजें आपको मैरिटल लाइफ में या प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। और जब आप मोनोपॉज के स्टेज में जाती है, हाँ, और एक जब आप प्रेगनेंसी में रहती हो तब आपको सेफ योगा फॉलो करना चाहिए। मतलब आप वो टाइम पे एक तो बहुत नाजुक सिचुएशन रहती है, तो वो टाइम पे आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अगर आप योगा सीखोगे तो आपको हेल्पफुल होता है। जब आप मोनोपॉज के फेज में जाती हो तब आपके मेजर चैलेंजेस क्या रहते हैं, मूड स्विंग रहता है। तो उसमें आप ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो आपको उससे हेल्प हो जाएगी। आपके मन को शांति मिलने में बहुत हेल्प होती है, मन को शांत होती है, मूड स्टेबल रहता है। ये सब चीजें आप जब ब्रीदिंग का सहारा, प्राणायाम का सहारा लोगी तो वो आपको मोनोपॉज में बहुत हेल्प करेगा।
ओके। अभी सब प्रेगनेंसी जब ऑपरेशन होता है तो स्टमक का जो लेवल होता है वो कम नहीं होता आसानी से ऑपरेशंस की वजह से, तो क्या योगा करने से हम वो स्टमक को अंदर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं आप। बहुत सारे आसनाज है, बहुत सारे प्राणायाम के टेक्निक्स है, इससे आप ये सब रिवर्स कर सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई भी देखो, अभी बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस है, हॉलीवुड एक्ट्रेस है, दे आर प्रेग्नेंट, मतलब दे हैव देयर ओन चाइल्ड, बट दे शी दे मतलब वो बहुत अच्छे से दिखते दिखते हैं, हैं, हाँ। शी इज लुकिंग लाइक अ Maintaining फिट एंड है, फाइन। हाँ। सो व्हाट कि हम ये सब रिवर्स कर सकते हैं अपने खान पान को बैलेंस करके और आपके आसनास और योगा का सहारा हाँ, लेके। ओके। और मैं आप अभी खान पान का मतलब अपने डाइट का एक हाँ। टॉपिक निकला है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि प्रॉपर स्लीप और घर का खाना, खाना, ये सब आपको हेल्थ में मदद करता है, मतलब इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर हेल्थ, नॉट ओनली योगा। मतलब अगर आप योगा कर रहे हैं और आपका खान पान मतलब आपका डाइट ठीक नहीं है, तो इट इज नॉट ओनली योगा, खुद उसमें कुछ बेनिफिट कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बैलेंस डाइट और योगा दोनों का सहारा लेके एक अच्छी हेल्थ लेनी है। अच्छा, जैसे कि डाइट में अगर कुछ चीजें में ऐड ऑन करना रहा तो क्या आप प्रेफर करोगे तो डाइट में रखो? ये कौन सा फ्रूट्स हुआ या वो सब हमें रखना ही चाहिए? देखो, अब खाने के टाइम अगर खाने में बोलते हो तो स्पेशली मतलब मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ, मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ, मैं सिखाता हूँ भी हूँ और सीखता भी हूँ, लेकिन मेरा सिंपल एक मोटो रहता है कि मैं घर का खाना खाऊं। घर के खाने में आप कुछ भी खा सकते हो, घर के खाने में आपको वो सत्व मिलता है जो आपको ओवरवेट होने से बचाता है। ओके। बाहर का खाओगे तो जंक फूड रहेगा, ऑयली फूड रहेगा, और उनका भाव जो बनाने वाले का भाव रहता है वो भी उसमें उतर जाता है। तो घर का खाना प्रॉपर स्लीप। अब घर के खाने में आप बोलोगे कि फ्रूट्स आप नॉर्मली दाल चावल और सब्जी ये खाओ। अभी नेचुरोपैथी में कैसे कहा गया है कि हम चावल रोटी खाते हैं और सब्जी खाते हैं और दाल खाते हैं, नॉर्मल ये चार चीजें अपने खाने में रहती है। तो कहा गया है कि जितना आप चावल ले रहे हो उससे 2 गुना आप दाल ले लो। जितना आप रोटी ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 रोटी खा रहा हूँ तो उससे ज्यादा आपकी सब्जी होनी चाहिए। तो सब्जी और दाल से आपका पेट भरना चाहिए, ना कि आपके चावल और रोटी से। दे आर कार्ब्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो सत्व है वो सब्जी और दाल में है। ओके। तो ये नॉर्मल रूटीन है आपके खाने में। आप अच्छे फ्रूट जैसे सब एप्पल है या बनाना है, बनाना एनर्जी देता है, एप्पल अच्छा हेल्थ देता है, तो ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। बहुत सारे जूसेस, जैसे मॉर्निंग में आप आंवला, आयुर्वेदा का भी उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। आंवला जूस है वो आपके डाइजेशन को अच्छा रखने में मदद करता है। देखो, योगा का बेसिक फंडा में आपको एक क्लियर करता हूँ इन शॉर्ट 1 लाइन में, कि योगा आपके पेट को और आपके स्पाइन को हेल्दी रखता है, तो आपका ओवरऑल हेल्थ उसमें अच्छा रहता है। ये आप अगर, क्योंकि आप योगा में अगर ध्यान से देखो तो बहुत सारे आसना आपके पेट से रिलेटेड है और आपके स्पाइन से रिलेटेड है। आपके हाथ और पैरों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है, पेट और स्पाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज अ बेस ऑफ योगा, मतलब आपके बेस ऑफ योर हेल्थ। आपका पेट अच्छा रहेगा आप हेल्दी रहोगे, आपकी स्पाइन अच्छी रहेगी आप हेल्दी रहोगे। सिंपल। अब जैसे कि सर, मैंने सुना है कि योगा से कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, चाहे वो वुमेन्स हो कि मैन हो, तो ये सही है कि? एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि अब भी मैंने आपको उसका उत्तर दिया। देखो, आपका पेट खराब है, आपको एग्जाम लिखना है या आपको अभी यहाँ पे टॉक शो करना है, तो आप वो कॉन्फिडेंस से कर सकती है? नहीं कर सकती। आपका ध्यान आपके पेट की तरफ जाएगा। आपकी पीठ दर्द कर रही है, आपका बैक पेन है, स्पाइन आप में, आपका लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो आप ये ऐसे सीधा बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। सिंपल आसनास आपको परफेक्ट बॉडी देता है, प्राणायाम आपको मेंटली और इमोशनली स्टेबल करने में मदद करता है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्फिडेंस तो झलकेगा ही ना।
तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप वुमेन्स को क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे जिनको उनका फिजिकली मेंटली पूरा एकदम स्टेबल हो और जो वो आज से ही स्टार्ट करे तो उनके लिए बेनिफिट्स हो? मैं वुमेन्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, आप सेंटर हो आपके घर का। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगी तो आपको हर एक फोरम में जीत हासिल होगी। नहीं तो क्या करेगी आप, एक्चुअली क्या हुआ है अभी, मॉडर्न वुमन जो है वो अभी अभी हेल्थ का अवेयरनेस आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, पहले ये सब चीज़ों में अवेयरनेस नहीं था कि मैं मेरे बच्चे का टिफिन बनाऊं, मैं हस्बैंड की ऑफिस की तैयारी करूं, या मैं मेरे घर का काम करूं। ये सब चीज़ों में वो खुद को इतना इन्वॉल्व करती थी कि बोलते कि ठीक है मेरे को क्या करना है, मेरे हेल्थ का, मैं काम कर रही हूँ, मेरा हेल्थ हो रहा है। लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट, मैं काम कर रही हूँ इससे मैं फिट रह रही हूँ, ये गलत फहमी है। काम करने में जो आपका मोटो है, आपका इंटेंशन है, वो काम का इंटेंशन है। हेल्थ में मतलब अगर आप 20-25 मिनट खुद को दे रही है तो वो मन से आप खुद को काम कर रही है, खुद के ऊपर काम कर रही है, खुद के लिए आपने टाइम स्पेयर किया, तो वो हेल्थ के लिए है, उससे ही हेल्थ बनेगा। ना कि मैं घर की सब काम कर रही हूँ तो मैं हेल्दी रह रही हूँ। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग परसेप्शंस। तो खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करो, एटलीस्ट 20 मिनट अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और अपने आप को और पूरे परिवार को हेल्दी रखो। यही मेरा आज तो मैं लास्ट क्वेश्चन ये है, आज के टाइम में सब प्रेगनेंसी बहुत लोग लेट होता है क्योंकि वर्किंग, फिर शादी 30 पे होती है तो प्रेगनेंसी भी 35 तक जाती है, तो इस वजह से गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आपके हिसाब से वो 35 एज पे प्रेगनेंसी प्रिफर करना सही है या गलत है? एक्चुअली मुझे आप अगर पूछेगी तो 35 एज इज नॉट करेक्ट एज ऑफ प्रेगनेंसी। देखो आपका, आप अगर अपने जीवन को मतलब स्त्रियों के जीवन को देखेगी तो 13-14 एज में आपका मासिक धर्म चालू हो जाता है। बाद में 17-18 के बाद गवर्नमेंट ने ही आपको शादी की परमिशन दी है। तो शादी का बेस है कि दो मेल और फीमेल एक साथ रहे और उससे जो जनरेशन है वो आगे बढ़े उनकी। तो 18 to 26, it is the 25-26 is the right age of pregnancy and all। बट अभी क्या है, वुमेन्स को बहुत सारे चैलेंज है, उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ये होना है, बहुत सारे। लेकिन ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम पैसे क्यों कमा रहे हैं, हम अपनी लाइफ अच्छी क्यों करना चाहते हैं, अभी हर एक के अलग अलग गोल है। लेकिन जो अगर आपका गोल रहेगा कि आपको सेटल्ड होना है तो सेटल होने के लिए आपको 18 से 26 साल सेटल होने में इज अ राइट एज। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अगर आप ये सब करने जाते हो प्रेगनेंसी में या मैरिज और ये सब, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना होती है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आने की संभावना होती है। लेकिन 18 से 26 साल में आप ये इजीली कर सकती है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, इससे मुझे भी बहुत लगा कि जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि आज मुझे भी बहुत सारे आंसर्स पता चला। अब से मैं भी योगा स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।